Hello my dear student, welcome to NEET Biology World. I am शिवम कुमार, NEET Biology Expert. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेल। इस लेक्चर में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा और साथ ही नीट में जितने भी पीवाईक्यू से रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सेल का सबसे पहला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। अब अर्थ पे कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं? तो ऐसा माना जाता है कि पूरे अर्थ पे 8.7 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें से टोटल नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीसीज जो है वो 1.7 to 1.8 मिलियन अप्रॉक्स है। यानी कि ये इतना मिलियन स्पीसीज जो है वो डिस्क्राइब्ड है। इसके बारे में डिटेल डेटा हमारे पास मौजूद है। उसमें से 1.2 मिलियन जो है एनिमल है और 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज है। अब इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने तरह का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने किस चीज़ से है? उनको बनाने वाला सेल ही है। सेल से मिलकर ही इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। इसीलिए सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? तो स्ट्रक्चरल यूनिट को सबसे पहले समझते हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखे थे कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। या फिर जो हम लोग मकान दिखते हैं इतने बड़े बड़े, वो किस चीज़ से बना होता है? ईंट से मिलकर बने होते हैं। एक मकान में लाखों ईंट जोड़कर बनाया जाता है। ईंट ही एक एक करके जोड़ते हैं और दीवार खड़ा करते हैं और उससे मकान बनता है। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल आपस में जुड़कर डेवलप हुआ। यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट हमें उसे बोलते हैं जो कि कोई स्मॉलेस्ट यूनिट वो होगा जो कि रिपीट हो रहा होगा। जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे स्ट्रक्चर यूनिट बोल सकते हैं। जैसे कि एक मकान बनाने में ईंट रिपीट होता है, ईंट जुड़ता है, वही तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। मतलब जो भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा जो रिपीट कर रहा होगा उसी को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर देखेंगे तो वो सेल ही होगा जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट कर रहा होगा, जिससे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा। अब हम लोग समझते हैं फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट को समझने के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग मॉल और दुकान, एक छोटा सा दुकान का एग्जाम्पल लें, या फिर एक यूनिवर्सिटी और एक छोटे से कोचिंग क्लास का एग्जाम्पल लें। दोनों जगह काम सेम हो रहा है, लेकिन एक बड़े लेवल पे हो रहा है और एक छोटे लेवल पे। चाहे कोचिंग क्लास हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, दोनों जगह स्टडी का काम ही चल रहा है, लेकिन एक छोटे लेवल पे है और एक बड़े लेवल पे, लेकिन काम दोनों सेम कर रहा है।
वैसे ही अगर सेल को देखा जाए तो सेल भी वो सब कर सकता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, वैसे ही सेल भी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन, और लोकोमोशन, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेल में ही होता है, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल से स्मॉलेस्ट यूनिट में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर लाइफ को सबसे सिंपलेस्ट वे में समझना है तो वो सेल ही है, सेल को ही समझना पड़ेगा। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी के पास भी ये फीचर होता है, ये दो फीचर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब वो अपना काम खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंटली जी सकता है, वो अपने लाइफ को परफॉर्म कर सकता है, और परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी जरूरी फंक्शंस हैं वो कर सकता है। इसीलिए इसी बात से ये प्रूफ होता है कि सेल ही है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, 1665 में प्लांट सेल को देखे। प्लांट सेल में कौन सा सेल था? वो कॉक सेल। कॉक सेल एक डेड सेल है, उसी को इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, जो कि कैसा ऑब्जर्व हुआ? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसा कि हनी कॉम्ब होता है ना, बीच बीच में हॉलो स्पेस इस तरीके से दिखता है, उसी तरीके का हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ये ऑब्जर्व की, जिसमें कि बीच बीच में क्या था, इन्हें दिखा कि एक खाली जगह है, हॉलो स्पेस। यानी कि वो बोल दिए इन हॉलो स्पेस को सेल्यूला, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसी सेल्यूला वर्ड से क्या निकल के आया? सेल वर्ड। यानी कि सेल कहां से आया? एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है क्या? हॉलो स्पेस। यानी कि रॉबर्ट हुक सिर्फ एक हॉलो स्पेस लाइक स्ट्रक्चर देखे, जो कि हनी कॉम्ब के जैसा दिखता था, उसी को वो क्या बोल दिए? सेल। अब देखते हैं स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसके फादर भी रॉबर्ट हुक ही हैं। रॉबर्ट हुक एक बुक लिखे थे माइक्रोग्राफिया, जिसमें ये सेल के बारे में डिटेल लिखे हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है? स्वानसन। इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा। अब ये चूंकि डेड सेल का सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि लिविंग सेल सबसे पहले कौन देखा? तो लिविंग सेल देखने वाले सबसे पहले एंटन वॉन लीवेनहॉक थे, जो कि एक डच साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल देखा, जो कि कौन कौन से थे? एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, ये सब पॉन्ड वाटर में देखे थे,
जो भी इनके पास उस समय सिंपल माइक्रोस्कोप मौजूद था, उसी से ये फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व किए और उसके बारे में बताएं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल है, वो सब किस चीज़ से बने हुए हैं? सेल से। इस बात को प्रूफ करने वाला जो थ्योरी है वो सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी 2-3 साइंटिस्ट मिलकर दिए, कोई अकेला साइंटिस्ट नहीं बताया। तो सबसे पहले 1838 में मैथियस सिल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो प्लांट सेल पे रिसर्च कर रहे थे, प्लांट पे रिसर्च करते थे। तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से। तो उन्होंने बोला प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। उसी तरह ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान 1839 में इन्होंने अपना एक सेल हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने बोला ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो ये एनिमल पे काम करते थे, तो एनिमल्स के बारे में बताएं कि एनिमल्स भी किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? सेल से। इन्होंने सिर्फ एनिमल सेल के साथ साथ प्लांट सेल पे भी रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि प्लांट्स में एक यूनिक फीचर है जो कि एनिमल सेल में नहीं है। और वो यूनिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। अब ये दोनों मिले और 1839 में सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किए और बोले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। लेकिन ये बात नहीं बता पाए कि आखिर सेल प्रोड्यूस कैसे होता है, नए सेल बनते कैसे हैं। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्काउ नाम के एक साइंटिस्ट बोले ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये एक लैटिन फ्रेज है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस लैटिन फ्रेज का मतलब क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी सेल हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करके, जैसे कि ये एक सेल था, ये डिवाइड करके नया सेल बनाया, ये भी डिवाइड करके आगे बनाते जाएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। तो रुडोल्फ विर्काउ जो है वो फाइनल स्टेप दिए सेल थ्योरी के, और ये 2 बात बोले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो इसी का था, और ये एक और ऐड किए जिसमें था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल है वो कहाँ से अराइज हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, जो इस सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो का जो सेल थ्योरी था उसे सपोर्ट किए, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट किए थे बायोजेनेसिस, जिसमें उन्होंने यही चीज़ पाया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स से ही प्रोड्यूस हुए हैं। इस सेल थ्योरी का कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि वायरस के बारे में सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ना तो ये लिविंग है, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है। क्योंकि अगर वायरस बाहर है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लेकिन वायरस जैसे ही सेल में एंटर करता है तो वो लिविंग थिंग्स बन जाता है। इससे यह भी प्रूफ होता है कि अगर लिविंग
लाइफ को एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए सेल जरूरी है, क्योंकि ये बाहर जब तक था तब तक ये नॉन लिविंग था, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी जब अंदर गया सेल के तो ये इसको लाइफ मिल गया, ये लिविंग थिंग्स बन गया। लेकिन साथ ही में बैक्टीरिया जो है वो विदाउट न्यूक्लियस ये सेल है, फिर भी ये लिविंग थिंग्स है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों के बारे में सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उम्मीद है आपको सेल थ्योरी और सेल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।